मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री पी.के. सिन्हा कैबिनेट सेक्रेटरी, श्री निपेन मिश्रा, श्री पी.के. मिश्रा, श्री देवेंद्र चौधरी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव साथियों, सिविल सर्विस डे देश के जीवन में भी और हम सबके जीवन में भी और विशेषकर आपके जीवन में सार्थक कैसे बने, क्या ये एक रिचुअल बनना चाहिए? हर साल एक दिवस आता है, इतिहास की धरोहर को याद करने का अवसर मिलता है। यह अवसर अपने आप में इस बात के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है क्या कि हम क्यों चले थे, कहाँ जाना था, कितना चले, कहाँ पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जहाँ जाना था वहीं से कहीं दूर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जहाँ जाना था अभी पहुंचना बहुत दूर बाकी है। ये सारी बातें हैं जो व्यक्ति को विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। और ऐसे अवसर होते हैं जो हमें जरा पीछे मुड़कर की और उस कदमों को, उस कार्यकाल को एक क्रिटिकल नजर से देखने का अवसर भी देते हैं। और उसके साथ साथ ये अवसर ही होते हैं कि जो नए संकल्प के लिए कारण बनते हैं। और ये जीवन में हर किसी का अनुभव होता है, सिर्फ हम यहां बैठे हैं इसलिए ऐसा नहीं है। एक विद्यार्थी भी जब एग्जाम देकर के घर लौटता है, एक तरफ रिजल्ट का इंतजार करता है, साथ साथ ये भी सोचता है कि अगले साल तो प्रारंभ से ही पढ़ूंगा। निर्णय कर लेता है कि अगले साल एग्जाम के समय पढ़ना नहीं है, मैं बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ूंगा, नियमित हो जाऊंगा। ये खुद ही कहता है, कोई किसी को कहना नहीं पड़ता, क्योंकि उस परीक्षा का माहौल ऐसा रहता है कि उसका मन करता है कि अगले साल के लिए कुछ बदलाव लाऊं अपने में। और जब स्कूल कॉलेज खुल जाती है तो याद तो आता है कि हाँ, फिर सोचता है ऐसा करें आज रात को पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठ करके पढ़ेंगे। सुबह नींद आ जाती है, सोचता है कि शायद सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना हमारे बस का रोग नहीं है, ऐसा करें रात को ही पढ़ेंगे। फिर कभी माँ को कहता है माँ जरा जल्दी उठा देना, कभी माँ को कहता रात को ज़्यादा खाना मत खिलाओ, कुछ ऐसा खिलाओ ताकि मैं पढ़ पाऊँ। तरह तरह की चीजें खोजता रहता है, लेकिन अनुभव आता है कि प्रयोग तो बहुत होते हैं, लेकिन वही हाल हो जाता है। फिर एग्जाम आ जाती है, फिर देर रात तक पढ़ता है, फिर नोट एक्सचेंज करता है, फिर सोचता है कल सुबह क्या होगा। ये जीवन का एक क्रम बन जाता है। क्या हम भी
उसी रिचुअल से अपने आप को बांधना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि फिर सिर्फ रुकावट आती है ऐसा नहीं है, थकावट भी आती है। और कभी कभी रुकावट जितना संकट पैदा नहीं करती है उतनी थकावट पैदा करती है। और जिंदगी वो जी सकते हैं जो कभी थकावट महसूस नहीं करते हैं, रुकावट को एक अवसर समझते हैं, रुकावट को एक चुनौती समझते हैं, वो जिंदगी को कहीं और ले जा सकते हैं। लेकिन जिनके जीवन में एक बार थकावट ने प्रवेश कर दिया, वो किसी भी बीमारी से बड़ी भयंकर होती है, उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता है। और थकावट कभी शरीर से नहीं होती है, थकावट मन की अवस्था होती है जो जीने की ताकत खो देती है, सपने भी देखने का सामर्थ्य छोड़ देती है, और तब जाकर के जीवन में कुछ भी न करना। और कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ न होना उसके अपने तक सीमित नहीं रहता है, वो जितने बड़े पद पर बैठता है उतना ज्यादा प्रभाव पैदा करता है। कभी कभार बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ कर के जितना प्रभाव पैदा कर सकता है, उससे ज्यादा प्रभाव कुछ न कर के नकारात्मक पैदा कर देता है। और इसलिए मैं अच्छा कर सकूं अच्छी बात है, न कर पाऊं तो भी ये तो मैं संकल्प करूं कि मुझे जितना करना था उसमें तो कहीं थकावट नहीं आ रही है, जिसके कारण एक ठहराव तो नहीं आ गया, जिसके कारण रुकावट तो नहीं आ गई, और कहीं मैं पूरी व्यवस्था को ऊर्जाहीन, चेतनाहीन, प्राणहीन, संकल्प विहीन, गति विहीन नहीं बना देता हूं। अगर ये मन की अवस्था रही तो मैं समझता हूं संकट बहुत बड़ा गहरा जाता है। और इसलिए हम लोगों के जीवन में जैसे जैसे दायित्व बढ़ता है, हमारे अंदर नया करने की ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए। और ये अवसर होते हैं जो हमें ताकत देते हैं। कभी कभार एक अच्छा विचार जितना सामर्थ्य देता है, उससे ज्यादा एक अच्छी सफलता, चाहे वो किसी और की क्यों ना हो, वे हमारा हौसला बहुत बुलंद कर देती है। आज जो अवार्ड विनर है उनका कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान की तुलना में बहुत छोटा होगा। इतने बड़े देश की समस्याओं के सामने एकाध चीज को उन्होंने हाथ लगाया होगा, हिसाब से लगाया तो बहुत छोटी होगी, लेकिन वो सफलता भी यहां बैठे हुए हर किसी को लगता होगा, अच्छा इसका ये भी परिणाम हो सकता है, अच्छा अनंतनाग में भी हो सकता है, आनंदपुर में भी हो सकता है। हर किसी के मन में विचार आंदोलित करने का काम एक सफल गाथा कर देती है। और इसलिए सिविल सर्विस डे के साथ एक प्रधानमंत्री अवार्ड की जो परंपरा रही है, उसको एक नया आयाम इस बार देने का प्रयास किया गया। कुछ ज्योग्राफिकल कठिनाइयां हैं, कुछ जनसंख्या की सीमाएं हैं, तो ऐसी विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो उसको 3 ग्रुप में कर करके कोशिश की। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतनी बारीक स्क्रूटिनी भी हो सकती है सरकारी काम। वरना तो पहले क्या था, एप्लीकेशन लिख देते थे और कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाने का आता भी है तो जूरी को प्रभावित भी कर देते हैं। और इस बार प्रभावित करने वाला कोई दायरा ही नहीं था, क्योंकि कॉल सेंटर से सैकड़ों फोन करके पूछा गया कि आपके यहां ये हुआ था, क्या हुआ। जूरी ने फिजिकली वहां मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाइवा किया गया, यानी अनेक प्रकार की कोशिश करने के बाद एक कुछ अच्छाइयों की ओर जाने का प्रयास हुआ है। लेकिन जो अच्छा होता है उसका आनंद आता है, इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई। अच्छा, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि 600 साढ़े 600 से ज्यादा जिले हैं। हमारी चुनौती यहां शुरू होती है कि पहले से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि करीब 74 सफलता की गाथाएं शॉर्टलिस्ट हुई।
वो पहले से कई गुना ज्यादा है, और पहले से कई गुना ज्यादा होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा समाधान का कारण है। लेकिन जिसके जीवन में थकावट नहीं है, रुकावट का सोच ही नहीं सकता है, वो दूसरे तरीके से सोचता है कि क्या कारण है कि 650-700 जिलों में से सिर्फ 10% शॉर्टलिस्ट हुए, 90% छूट गए। क्या ये 90% लोगों के लिए चुनौती बन सकती है, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए चुनौती बन सकती है कि भले हम सफलता पाए या ना पाए, लेकिन शॉर्ट लिस्ट तक तो हम अपने जिलों को ला करके रहेंगे, अपनी पसंद की एक योजना पकड़ेंगे, इसी वर्ष से पकड़ लेंगे और उस स्टूडेंट की तरह नहीं करेंगे। आज इसी सिविल सर्विस डे को ही तय करूंगे कि हम अगली बार इस जगह पे मंच पर होंगे और हम अवार्ड लेकर के जाएंगे। ये हिंदुस्तान के सभी 650 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के दिमाग में ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 74 पहले की तुलना में बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन अगर मैं उससे आगे जाने के लिए सोचता हूं तो मतलब यह है कि थकावट से मैं बंधन में बंधा हुआ नहीं हूं, मैं रुकावट को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं कुछ और आगे करने के लिए चाहता हूं। ये भाव, ये संकल्प भाव अगर इस टीम में आता है, और जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मुझे सुन रहे हैं अभी कार्यक्रम में, उन सब अफसर साहब, उनके भी दिमाग में भाव आए, वो राज्य भी चर्चा करें कि क्या कारण है कि हमारा राज्य नजर नहीं आता है। उस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुई टीम भी सोचें क्या कारण है कि आज मेरी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं चमका। एक हेल्थी कंपटीशन, क्योंकि जब से सरकार में कुछ बातों को लेकर के मैं जो आग्रह से कर रहा हूं, मैं उसमें एक बात मैं कहता हूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन साथ साथ मैं कहता हूं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, अच्छाई की स्पर्धा हो, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस की स्पर्धा हो, वैल्यूज की स्पर्धा हो, इंटीग्रिटी की स्पर्धा हो, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पर्धा बढ़े, मिनिमम गवर्नेंस का सपना स्पर्धा के तहत आगे निकल जाने का प्रयास हो। ये जो कॉम्पिटिटिव की बात है वो डिस्ट्रिक्ट में भी फील होना चाहिए कि सिविल सर्विस डे के लिए हम संकल्प करें कि हम भी 2 कदम और जाएंगे। दूसरी बात है, हम लोग जब सिविल सर्विस में आए होंगे, कुछ लोग तो परंपरागत रूप से आए होंगे, शायद फैमिली ट्रेडिशन रही होगी, 3-4 पीढ़ी से इसी से गुजारा करते रहे होंगे, ऐसे कई लोग होंगे। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि बाकी छोड़ो साहब, ये है, एक बार अंदर पाइपलाइन में जगह बना लो, फिर तो ऐसे ही चले जाएंगे, फिर तो वक्त ही ले जाता है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है। 15 साल हुए तो यहाँ पहुंच गए, 20 साल हो गए तो यहाँ पहुंच गए, 22 साल हो गए तो यहाँ पहुंच गए, और जब बाहर निकलेंगे तो करीब करीब 3 में से एक जगह पे तो होंगे ही होंगे। उसको निश्चित भविष्य लगता है, सत्ता है, रुतबा है, तो आने का मन भी करता है, और वो गलत है ऐसा मैं नहीं मानता, मैं ऐसा मानने वालों में से नहीं हूं कि गलत है। लेकिन 125 करोड़ देशवासियों में से कितने हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है? अपने परिश्रम से मिला है, अपने बलबूते पर मिला है, फिर भी ये भी तो जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 125 करोड़ में से हम एक 2000, 5000, 10,000, 15,000 लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है। हम जो कुछ भी हैं, कोई एक ऐसी व्यवस्था है जिसने मुझे इन 125 करोड़ के भाग्य को बदलने के लिए मौका दिया है। इतने बड़े जीवन के सौभाग्य के बाद अगर कुछ कर दिखाने का इरादा नहीं होगा तो यहां पहुंचने के बाद भी किस काम के हम? और इसलिए
कभी न कभी तो जीवन में मुझे मुझे बराबर याद है, मैं आज से 35-40 साल पहले, मैं तो राजनीति में बहुत देर से आया हूं, सामाजिक जीवन में मैंने अपने आप को खपाया हुआ था। तो मैं कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से गप्पे गोष्ठी करने चला जाता था, मिलता था, उनसे बात करता था। और एक बार मैंने उनको पूछा, क्या सोचा, आगे क्या करोगे? तो हर कोई बता रहा था पढ़ाई के बाद सोचेंगे, कुछ बता रहे थे कि नहीं ये पिताजी का व्यवसाय है वही करूंगा। एक बार मेरा अनुभव है, एक नौजवान हाथ ऊपर किया, उसने कहा था मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों भाई, तेरे मन में ऐसा कैसे विचार आ गया? इसलिए मैंने कहा वहां उनका जरा रुतबा होता है। बोले नहीं जी, मुझे लगता है कि मैं आईएएस अफसर बनूंगा तो मैं कईयों की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। तो मैंने कहा राजनीति में क्यों नहीं जाते हो, वहां से भी तुम कुछ कर सकते हो। नहीं बोले साहब तो टेम्परेरी होता है। उसकी इतनी क्लैरिटी थी कि साहब वो तो टेम्परेरी होता है। ये व्यवस्था में अगर मैं गया तो मैं एक लंबे अरसे तक सस्टेनेबली काम कर सकता हूं। आप उस ताकत के लोग हैं और इसलिए आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं वो आप भली भांति जानते हैं, उसका एहसास कराने की आवश्यकता नहीं होती है। एक समय होगा, हालात भी ऐसे रहे होंगे, व्यवस्थाएं बनानी होगी, एक सोच भी रही होगी, और ज्यादातर हमारा रोल एक रेगुलेटर का रहा। काफी 1-2 पीढ़ी ऐसी हमारी इस परंपरा की गई होगी कि जिनका पूरा समय शक्ति रेगुलेटर के रूप में गई होगी। उसके बाद शायद एक समय आया होगा कि जिसमें थोड़ा सा दायरा बदला होगा और एडमिनिस्ट्रेटर का रूप बना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ कुछ कुछ कंट्रोलर का भी थोड़ा भाव आया होगा। उसके बाद थोड़ा कालखंड बदला होगा तो लगा होगा कि नहीं, अब हमारी भूमिका रेगुलेटर की तो रही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर या कंट्रोलर से आगे अब एक मैनेजरियल स्किल डेवलप करना जरूरी हो गया है, क्योंकि एक साथ कई चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। हमारा दायरा बदलता गया है। लेकिन क्या 21वीं सदी के इस कालखंड में यही हमारा रूप पर्याप्त है क्या? भले मैं रेगुलेटर से बाहर निकल करके लोकतंत्र की स्पिरिट के अनुरूप बदलता बदलता एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर के एक मैनेजरियल रोल पे पहुंचा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि 21वीं सदी जो पूरे वैश्विक स्पर्धा का युग है और भारत अपेक्षाओं की एक बहुत बड़ी एक ऐसा माहौल बना है जहां हर किसी को कुछ ना कुछ करना है, हर किसी को कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है, हर किसी को कुछ ना कुछ पाना भी है। कुछ लोगों को इससे डर लगता होगा, मैं इसे अवसर मानता हूं। जब 125 करोड़ देशवासियों के अंदर एक जज्बा हो, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, वो अपने आप में देश को आगे बढ़ाने का कारण होता है। ठीक है यार, अब पिताजी ऐसा छोड़ के गए, अब चलो भाई क्या करने की जरूरत है, शौचालय बनाए, क्या जरूरत, अपने माँ बाप कहाँ शौचालय था, चाहे गुजारा करके गए। अब वो सोच नहीं है, वो कहता नहीं जी जिंदगी ऐसे नहीं, जिंदगी ऐसी चाहिए। देश को बढ़ने के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊर्जा तत्व है। और ऐसे समय हम एडमिनिस्ट्रेटर हो, हम कंट्रोलर हो, कलेक्टर हो, ये सफिशिएंट नहीं है। अब समय की मांग है कि व्यवस्था से जुड़ा हुआ हर पुर्जा, छोटी से छोटी इकाई से लेकर के बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो एजेंट ऑफ चेंज बनना समय की मांग है। उसने अपने आप को उस रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा, उस रूप से करना पड़ेगा ताकि वो उसके होने मात्र से, सोचने मात्र से, करने मात्र से चेंज का एहसास दिखाई दे। और आज किया तो कल दिखाई देगा, वो इंतजार होना नहीं है।
हमने उस तेजी से चेंज एजेंट के रूप में काम करना पड़ेगा कि हम परिस्थितियों को पलटे, चाहे नीतियों में हो, चाहे रीति में हो, चाहे रणनीति में हो, हमें बदलाव लाने के लिए काम करना पड़ेगा। कभी कभार एक ढांचे में जब बैठते हैं तब एक्सपेरिमेंट करने से बहुत डरते हैं, कहीं फेल हो जाएंगे तो, कहीं गलत हो जाएगा तो। अगर हम एक्सपेरिमेंट करना ही छोड़ देंगे फिर ये व्यवस्था में बदलाव आ ही नहीं सकता है। और एक्सपेरिमेंट कोई सर्कुलर निकाल करके नहीं होता है, ये एक भीतर से वो आवाज उठती है जो हमें कहीं ले जाती है। और जिनको लगता है कि भाई कोई रिस्क ना हो, वो एक्सपेरिमेंट तो ठीक है। बिना रिस्क का एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, वो तो प्लान होता है। ये प्लान और एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्लान का तो आपको पता है कि ऐसा होना है, यहां जाना है, ऐसा होना है। एक्सपेरिमेंट का प्लान थोड़ा होता है। और मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट को पुरस्कृत करता हूं। जरा हटके ये करने करके जो कुछ लोग करते हैं और उनको एक संतोष भी होता है कि भाई पहले ऐसे चलता था, मैंने ये कर दिया, उसका एक ताकत होती है। इतने बड़े देश को हम 20, 25, 30 साल या पिछली शताब्दी के सोच और नियमों से नहीं चला सकते। टेक्नोलॉजी ने मनुष्य जीवन को कितना बदल दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से बदली हुई जीवन व्यवस्था शासन व्यवस्था में अगर प्रतिबिंबित नहीं होती है तो दायरा कितना बढ़ जाएगा। और हम सब ने अनुभव किया है, योजनाएं तो आती हैं, सरकार में योजनाएं कोई नई चीज नहीं होती है, लेकिन सफलता तो सरकारी दायरे से बाहर निकल करके जन सामान्य को जोड़ने से ही मिलती है। ये हम सबका अनुभव है। जब भी जन भागीदारी बढ़ी है, आपकी योजनाएं सफल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लिए अनिवार्य है, अगर मैं सिविल सर्वेंट हूं तो सिविल सोसाइटी के साथ एंगेजमेंट ये मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। मैं अपने दायरे में, अपने चैम्बर में, अपनी फाइलों के बीच देश और दुनिया को चलाना चाहता हूं तो मुझे जन सहयोग कम मिलता है। जिनको जरूरत है वो तो इसका फायदा उठा लेंगे, ले आ जाएंगे, लेकिन कुछ जागरूक लोगों की भलाई से देश बनता नहीं है। सामान्य मानवी जो कि जागरूक नहीं है तो भी उसके हित की बात उस तक पहुंचती है, और वो जब हिस्सेदार बन जाता है तो स्थितियां पलट जाती है। और इसलिए शौचालय बनाना कोई इसी सरकार ने थोड़ा किया है। जितनी सरकारें बनी होगी सब सरकारों ने सोचा होगा, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं बना। हम लोगों का काम है, और हम सरकारी दफ्तर में बैठे हुए व्यक्तियों का भी काम है कि हम इन चीजों में, हमारी कार्यशैली में जन सामान्य सिविल सोसाइटी से एंगेजमेंट हम ही कैसे बढ़ाएं, हम उन दायरों को कैसे पकड़ें। आप देखिए, उसमें से आपको एक बहुत सरलीकरण, नई चीजें भी हाथ लगेगी, और नई चीजें चीजों को करने का कारण भी बन जाती है, और वही कभी कभी स्वीकृति बन जाती है, नीतियों का हिस्सा बन जाती है। और इसलिए हमारे लिए कोशिश रहनी चाहिए, हम ये जरूर याद रखें कि हमारे साथ दो प्रकार के लोग हम जानते हैं भली भांति। कुछ लोगों को पूछते हैं तो कहते हैं मैं जॉब करता हूं, कुछ लोगों को पूछते हैं तो कहते हैं मैं सर्विस करता हूं। वो भी 8 घंटे, ये भी 8 घंटे, वो भी तनख्वाह लेता है, ये भी तनख्वाह लेता है, लेकिन वो जॉब कहता है, ये सर्विस कहता है। ये फर्क जो है ना, वो हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम सिर्फ सर्विस शब्द से जुड़े हुए नहीं हैं, हम सिविल सर्विस से जुड़े हुए हैं, और इसलिए हम सिविल सोसाइटी के अभिन्न अंग है।
मैं और सिविल सोसाइटी, मैं और सिविल सोसाइटी को कुछ देने वाला, मैं और सिविल सोसाइटी के लिए कुछ करने वाला, जी नहीं, वक्त बदल चुका है। हम सब, मैं और सिविल सोसाइटी, हम बन करके चीजों को बदलेंगे, ये समय की मांग रहती है। और इसलिए मैं एक सर्विस के भाव से, और जीवन में संतोष इस बात का है कि मैंने कुछ सेवा की, देश की सेवा की, डिपार्टमेंट के द्वारा सेवा की, उस प्रोजेक्ट के द्वारा सेवा की, लेकिन सेवा ही, और हमारे यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्मः। जिसके रग रग में इस बात को गुट्टी पिलाई गई हो कि जहां पर सेवा परमो धर्म है, तो आपको तो व्यवस्था के तहत सेवा का सौभाग्य मिला है, और वही मैं समझता हूं कि एक अवसर प्रदान करता है। मेरा अनुभव है, मुझे एक लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते सेवा करने का मौका मिला। पिछले 2 साल से आप लोगों के बीच बहुत कुछ सीख रहा हूं। मैं अनुभव से कह सकता हूं, बड़े विश्वास से कह सकता हूं, हमारे पास ये देव दुर्लभ टीम है, सामर्थ्यवान लोग हैं, एक एक से बढ़कर के काम करने की ताकत रखने वाले लोग हैं। अगर उनके सामने कोई जिम्मेवारी आ जाती है तो मैंने देखा है कि वो सैटरडे संडे भी भूल जाते हैं, बच्चे का जन्मदिन तक भूल जाते हैं। ऐसे मैंने अवसर देखे हैं, और इसलिए ये देश गर्व करता है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पद का उपयोग देश को कहीं आगे ले जाने के लिए कह रहे हैं। अभी नीति आयोग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन हुआ है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। इस स्तर के अधिकारियों ने, जब उनको ये काम दिया गया, और जैसा बताया गया, मैंने पहले दिन प्रेजेंटेशन दिया था और बाद में मैंने उनको समय दिया था, और मैंने कहा था कि मैं आपसे फिर इसके लाइट में मुझे बताइए और कुछ नया भी बताइए। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं, कोई सर्कुलर नहीं था, उसके साथ कोई डिसिप्लिन के बंधन नहीं थे, अपनी स्वेच्छा से करने वाला काम था। और शायद हिंदुस्तान के लोग जानकर के अचंभा होगा उनको कि इन अफसरों ने 10,000 मैन आवर लगाए। 10,000 मैन आवर, ये छोटी घटना नहीं है। और मेरी जानकारी है कि कुछ ग्रुप जो बने थे, रात 10-10, 12-12 बजे तक काम करते थे। कुछ ग्रुप बने थे जिन्होंने सैटरडे संडे अपना छोड़ दिया था, और नियम यह था कि ऑफिस आवर शाम को 6 बजे के बाद ये काम करना है। शाम को ऑफिस आवर्स के बाद 10,000 आवर्स लगा करके ये चिंतन कर करके ये कार्य रचना तय की गई है। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है जी? इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? और मैंने पहले उस दिन कहा था, और आज भी नीति आयोग की तरफ से कहा गया कि हमें बहुत बड़े विद्वान कंसल्टेंट जो जानकारियां देते हैं, लेकिन जो 25-30 साल इसी धरती से काम करते करते निकले हुए लोग जब जो सोचते हैं तो कितना ताकतवर चीजें दे सकते हैं, इसका यह उत्तम उदाहरण है। अनुभव से निकली हुई चीज है, और उसको वहां छोड़ा नहीं। ये चिंतन की चेन के रूप में उसको फिर से एक बार फॉलोअप के नाते रिवर्स गियर में ले जाया गया। वो बैठा गया, वो अलग बैठा गया, और उसमें हमने अपने अपने डिपार्टमेंट ने अपना एक्शन प्लान बनाया, जिस एक्शन प्लान का बजट के अंदर भी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। बजट की कई बातें ऐसी हैं जो इस चिंतन में से निकली थी, पॉलिटिकल थिंकिंग प्रोसेस से नहीं आई थी। ये बहुत छोटी बात नहीं है जी। इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में, ये एक नया वर्क कल्चर है, नई कार्यशैली है। मैं कभी अफसरों से निराश नहीं हुआ। इतने बड़े लंबे तजुर्बे के बाद मैं विश्वास से कहता हूं, मैं कभी अफसरों से निराश नहीं हुआ। मेरे जीवन में कभी मुझे किसी अफसर को डांटने की नौबत नहीं आई है, ऊंची आवाज में बोलने की नौबत नहीं आई है। मैं 0 एक्सपीरियंस के साथ शासन व्यवस्था में आया था। मुझे पंचायत का भी अनुभव नहीं था। पहले दिन से आज तक मुझे कभी कोई कटु अनुभव नहीं आया। मैंने ये सामर्थ्य देखा। क्यों? मैंने अपनी सोच बनाई हुई कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने उत्तम से उत्तम ताकत दी है।
हर व्यक्ति में परमात्मा ने जहां है वहां से ऊपर उठने का सामर्थ्य दिया है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा इरादा दिया है, कुछ अच्छा करके जाना है। कितना ही बुरा क्यों व्यक्ति ना हो, वो भी मन में कुछ अच्छा करके जाने के लिए सोचता है। हमारा काम यही है, इस अच्छाई को पकड़ने का प्रयास करें। और मुझे हमेशा अनुभव आया है कि जब हरेक की शक्तियों को मैं देखता हूं, अपरंपार मुझे शक्तियों का भंडार दिखाई देता है, और तभी मैं आशावादी हूं कि मेरे राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इस भाव को लेकर के मैं चल पाता हूं। और जिसके पास इतनी बढ़िया टीम हो, देश भर में फैले हुए हर कोने में बैठे हुए लोग हो, उसे निराश होने का कारण क्या हो सकता है? और उसी आशा और विश्वास के साथ, इसी टीम के भरोसे जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं, वक्त गया होगा, शायद गति कम रही होगी, डायवर्जन भी आए होंगे, डाइल्यूजन भी आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो अनुभव का सामर्थ्य है, उस अनुभव के सामर्थ्य से हम गति भी बढ़ा सकते हैं, व्याप भी बढ़ा सकते हैं, आउटपुट आउटले की दुनिया से बाहर निकल करके हम आउटकम पर कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, हम परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभार हम सीनियर बन जाते हैं, कभी कभार क्या बन ही जाते हैं, व्यवस्था ही ऐसी है। तो हमें लगता है, और ये सहज प्रकृति है, पिता अपने पोते बेटे को कितना ही प्यार न करते हो, कितना ही प्यार न करते हो, उनको मालूम है कि उनसे बेटा उनसे ज्यादा होनहार है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन पिता की सोच तो यही रहती है कि तेरे से मुझे ज्यादा मालूम है। हर पिता यही सोचता है कि तेरे से मैं ज्यादा जानता हूं। और इसलिए हम जो यहां बैठे हैं, तो जूनियर अफसर से हम ज्यादा जानते हैं, विचार आना, वो हम जन्म से ही सीखते आए हैं, तो इसमें कोई आपका दोष नहीं है। मुझे भी यही होगा, आपको भी यही होगा। लेकिन जो सत्य अनुभव होने के बावजूद भी क्या बदलाव नहीं ला जा सकता है? आज स्थिति ऐसी है कि पीढ़ियों का अंतर हमें अनुभव करना पड़ेगा। हम जब छोटे होंगे तब हमारा जानकारियों का दायरा और समझ, और आज के बच्चे में आसमान जमीन का है जी। मतलब हमारे बाद जो पीढ़ी तैयार होकर के आज सिस्टम में आई है, भले हमें इतना अनुभव हुआ होगा, लेकिन हो सकता है वो ज्ञान में हमसे ज्यादा होगा, जानकारियों में हमसे ज्यादा होगा। हमारी सफलता इस बात में नहीं है कि तेरे से मैं ज्यादा जानता हूं, हमारी सफलता इस बात में है कि मेरा अनुभव और तेरा ज्ञान, मेरा अनुभव और तेरी ऊर्जा, आओ यार मिला लें, देश का कुछ कल्याण हो जाएगा। ये रास्ता हम चुन सकते हैं क्या? आप देखिए, ऊर्जा बदल जाएगी, दायरा बदल जाएगा, हमें एक नई ताकत मिलेगी। मैं कभी कभी कहता हूं कि जब आप कंप्यूटर पे काम करना सीखते हैं, और ऐसी दुनिया है कि अंदर उतरते चले ही जाते हैं, कम्युनिकेशन वर्ल्ड कितना बड़ा है, लेकिन अगर आपकी माँ देखती है तो वो कहती है, अच्छा बेटा तुझे इतना सारा आ गया, बहुत सीख लिया तूने। लेकिन अगर आपका भतीजा देखता है तो क्या अंकल आपको इतना भी नहीं आता है? ये तो छोटे बच्चों को आता है, आपको नहीं आता है। इतना बड़ा फर्क है। एक ही घर में 3 पीढ़ी है, तो ये ऊपर एक अनुभव आएगा, नीचे दूसरा अनुभव आएगा। क्या हम सीनियर होने के नाते इस बदली हुई सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं क्या? हमारे पास वो नहीं है जो आज नई पीढ़ी के पास है, हमको मानना पड़ेगा। उसके सोचने के तरीके बदल गए, जानकारियां पाने के उसके रास्ते अलग है। एक चीज को खोजने के लिए आप घंटों तक ढूंढते रहते हैं, यार क्या हुआ था, वो पल भर में यूं लेकर के आ जाता है कि नहीं साहब ऐसा था।
हमारे लिए इस सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सिविल सर्विस डे पर ये संकल्प करें कि नई पीढ़ी जो हमारी व्यवस्था में आई है, से एकदम जूनियर अफसर होंगे, उनके पास हमसे कुछ ज्यादा है। उसको अवसर देने के लिए मैं अपना मन बना सकता हूं, उसको मैं मेरे अंदर इंटरनलाइज करने के लिए कुछ व्यवस्था कर सकता हूं। आप देखिए, आपके डिपार्टमेंट की ताकत बहुत बदल जाएगी, बहुत बदल जाएगी। आपने जो निर्णय किए हैं, उस निर्णय को आप बड़ी बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ भरपूर कर पाएंगे। और भी एक बात है, सारी समस्याओं की जड़ में कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये इरादतन नहीं आए हैं। कुल मिलाकर के हमारी कार्यशैली जो विकसित हुई है, उसने हमें यहां लाकर के छोड़ा है। सिंपल वर्ड में कोई कह देते हैं साइलो में काम करने की तरीका। कुछ लोगों के लिए साइलो में काम करना परफॉर्मर के रूप में ठीक हो जाता है, कर लेता है, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता है। अकेले जितना करे उससे ज्यादा टीम से बहुत परिणाम मिलता है जी, बहुत परिणाम मिलता है। टीम की ताकत बहुत होती है। कंधे से कंधा मिला करके जैसे डिपार्टमेंट की सफलताएं साथियों के साथ करना जरूरी है, वैसे राष्ट्र के निर्माण के लिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कंधे से कंधा मिलना बहुत जरूरी है। अगर साइलो ना होता तो अदालतों में हमारे सरकार के इतने केसेस ना होते। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, क्यों? इस डिपार्टमेंट को लगता है मेरा सही है, दूसरे डिपार्टमेंट को लगता है मेरा सही है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ये दोनों डिपार्टमेंट सी ठीक है कि गलत है। ये इसलिए नहीं हुआ कि कोई किसी को परास्त करना चाहता था, वहां बैठा हुआ अफसर को किसी से झगड़ा था, क्योंकि ये केस चलता होगा 4 अफसर उसके बाद तो बदल चुके होंगे। लेकिन क्योंकि साइलो में काम करने के कारण और को समझने का अवसर नहीं मिलता है। पिछले दिनों जो ये ग्रुप बना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उस डिपार्टमेंट के अफसर उसमें नहीं थे, और जो अफसर मुझे मिले थे मैंने ऐसे उनको पूछता था। मैं सिर्फ बातों को ऐसे ऑफिशियल तरीके से काम करना मुझे आता भी नहीं है, और मैं भगवान बचाए मुझे सीखना भी नहीं है। लेकिन मैं बाद में भोजन के लिए सब अफसरों के साथ बैठता था, और मैं उसमें बड़ा आग्रह रखता था कि मेरे टेबल पे कौन आए, मैं सुझाव देता था। और फिर मैं उनको पूछता था, ये तो ठीक है आपने रिपोर्ट बनाया, लेकिन आप बैठते थे तो क्या लगता था? अधिकतम लोगों ने ये कहा कि साहब हम एक बैचमेट रहे हैं, लेकिन सालों से अलग अलग काम करते, पता ही नहीं था कि मेरे बैचमेट में इतना ताकत है, इतना टैलेंट है। बोले तो ये बैठे तो पता चला। हमें पता भी नहीं था कि मेरे साथी में इस प्रकार की अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी है। बोले साथ बैठे तो पता चले। हमें यह भी पता नहीं था कि उसको समोसा पसंद है कि पकौड़ा पसंद है। साथ बैठे तो पता चला, नहीं उसको समोसा पसंद है तो अगली मीटिंग में कहते रहिए तुम उसके लिए समोसा ले आना। चीजें छोटी होती है, लेकिन टीम बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। ये दायरों को तोड़ करके, बंधनों को छोड़ करके टीम के रूप में बैठते हैं तो ताकत बहुत बन जाती है। कभी कभार डिपार्टमेंट में एक से साथ जुड़ते हैं तो 2 हो जाते हैं, लेकिन 2 डिपार्टमेंट एक के साथ एक मिल जाता है तो 11 हो जाते हैं। टीम की अपनी ताकत है। आप अकेले खाने के लिए खाने बैठे हैं तो कोई आग्रह करेगा तो 1-2 रोटी ज्यादा खाएंगे, लेकिन 6 दोस्त खाना खा रहे हैं तो पता तक नहीं चलता है, 3-4 रोटी ऐसे ही पेट में चली जाती है। टीम का एक माहौल होता है। आवश्यकता है कि हम एक टीम के रूप में साइलो से बाहर निकल करके, समस्या है तो अपने साथी को सीधा फोन करके क्यों ना पूछे, उसके चैम्बर में क्यों ना चले जाए। वो मेरे से जूनियर होगा तो भी चला होगा, अरे भाई बताओ भाई क्या बात है, फाइल तुम्हारे यहाँ 7 दिन से आई है, तुम देखो जरा, नोटिंग करते हो तो जरा ये चीजें ध्यान रखो। आप देखिए चीजें गति बन जाएगी। और इसलिए रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये जो मैं मंत्र लेकर के चल रहा हूं, लेकिन ये बात सही है कि रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म होता है, ऐसा नहीं है। रिफॉर्म टू परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म। परफॉर्म वाली बात जब तक हमारे और वो हमारे बस में है, और इसलिए हम लोगों के लिए, हम वो लोग हैं जिनके लिए रिफॉर्म टू परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म,
ये परफॉर्म करना हमारे लिए, मैं नहीं मानता हूं आज विजन में कोई कमी है, दिशा में कोई कमी है। 2 साल हो गए इस सरकार की किसी नीति गलत होने का अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है। किसी ने उस पर कोई ये चुनौती नहीं की है। ज्यादा हुआ भाई गति तेज नहीं है, कोई ये शिकायत करता है, कोई कहता है इंपैक्ट नहीं आ रहा है, कोई कहता है परिणाम नहीं दिखता है, कोई ये नहीं कहता है गलत कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि जो आलोचना होती है उस आलोचना को गले लगा करके हमने परफॉर्म को हम कैसे बढ़ोतरी बना सके ताकि हमारा ट्रांसफॉर्म का संकल्प है वो पूरा हो सके। रिफॉर्म कोई कठिन काम नहीं है, कठिन अगर है तो परफॉर्म है, और परफॉर्म हो गया तो ट्रांसफॉर्म के लिए कोई नाप पट्टी लेकर के बैठना नहीं पड़ता है, अपने आप नजर आता है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कि बदलाव आ रहा है। आज समय सीमा में सरकार काम करने की आदत बनी है। हर चीज मोबाइल फोन पर, ऐप पर मॉनिटर होने लगी है। ये अपने आप में अच्छी चीजें आपने स्वीकार की है, ये थोपी नहीं गई है। डिपार्टमेंट ने खुद ने तय किया है हम इतने दिन में ये करेंगे, इतने दिन में ये करेंगे, हम इतनी सोलर एनर्जी करेंगे, हम इतना पानी पहुंचाएंगे, हम इतनी बिजली पहुंचाएंगे, हम इतने जनधन अकाउंट खोले। आपने तय किया है, आप पर थोपा नहीं गया है। और जो आपने तय किया है वो भी इतना ताकतवर है, इतना प्रेरक है कि मैं मानता हूं देश को कोई कमी नहीं रह सकती है। हम परफॉर्म करके दिखा दे बस। और मुझे विश्वास है कि ऐसी टीम मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी अनुभवी ऐसी टीम मिली है। देश भर में फैले हुए ऊर्जावान नौजवान व्यवस्था में आ रहे हैं, वे भी पूरी ताकत से कर रहे हैं। हर किसी को लगता है गांव के जीवन को बदलना है। पिछली बार मैंने अफसरों से कहा था कि बहुत साल हो गए होंगे, तो एक बार आप जहां पहले ड्यूटी किया तो वहां हुआ ही है ना, क्या हुआ। और सभी अफसर गए और उनके जो अनुभव है बड़े प्रेरक है। कुछ नहीं कहना पड़ा, वो देख करके आया कि मैं आज से 30 साल पर जहां पहली जॉब की थी, पहली बार मैंने ड्यूटी लगी थी, आज 30 साल के बाद वहां गया, मैं तो बहुत बदल चुका। मैं कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन जिन्हें छोड़ के आया था वो वहीं का वहीं रह गया। ये सोच अपने आप में मुझे कुछ कर गुजरने की ताकत दे देती है। किसी के भाषण की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई किताब से कोई सुवाक्यों की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप प्रेरणा मिलती है। यही तो जगह है। 30 साल पहले मैं इसी गांव में रहा था, इसी दफ्तर में रहा था, यही लोगों का हाल था। मैं वहां पहुंच गया, वो यहीं रह गए। मेरी तो यात्रा चल पड़ी, उनकी नहीं चल पड़ी। ये एक सोच अगर मन में रहती है, उन लोगों को याद कीजिए जहां से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, उस इलाके को याद करिए, उन लोगों को याद कीजिए। आप देखिए, आपको लगेगा कि अब तो निवृत्ति का समय भले ही 2 साल 5 साल में आने वाला हो, लेकिन कुछ करके जाना है। ये कुछ करके जाना है, वही तो सबसे बड़ी ताकत आती है, और वही तो देश को एक नई शक्ति देती है। और मुझे विश्वास है इस टीम के द्वारा और वैश्विक परिवेश में काम करना है। अब हम न डिपार्टमेंट साइलो में रह सकता है, न देश भी साइलो में रह सकता है। इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड बन कर चुका है, और इसलिए हम लोगों को उसमें अपने आप को भी जोड़ना पड़ेगा। हर बदलती हुई परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अवसर में पलटते हुए काम करने का संकल्प करें। मनरेगा में इतना पैसा जा रहा है, मैं जानता हूं सूखे की स्थिति है, पानी की कमी है, लेकिन यह भी तो है कि अगला वर्ष अच्छी वर्षा का वर्ष आ रहा है, ऐसी एक अनुमान किया गया है। तो मेरे पास अप्रैल मई जून जितना भी समय बचा है, क्या मैं मनरेगा के पैसों से जल संचय का एक सफल अभियान चला सकता हूं? अगर आज पानी संचय की मेरी इतनी व्यवस्था है तो डीसिल्टिंग करके, नए तालाब खोद करके, नए कैनाल साफ कर करके मैं पूरी व्यवस्था से इस शक्ति का उपयोग जल संचय में करूं। हो सकता है बारिश कम भी आ जाए तो भी गुजारा करने के लिए काम आ जाती है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी ताकत हो, और जन भागीदारी से सब संभव है, सब संभव है। इन चीजों को हम करने का संकल्प लेकर के चले। जिन जिलों ने ये जो सफलता पाई, उस जिलों की टीमों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं देश भर के जिलों के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि अब जिले की हर टीम ने कहीं न कहीं पार्टिसिपेशन करना चाहिए। कुछ ही लोग पार्टिसिपेशन करें ऐसा नहीं, आप भी इस कंपटीशन में आइए, आप भी अपने जिले में अपने सपनों के अनुकूल कोई चीज कर करके जाने का संकल्प करें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको सिविल सर्विस डे पर
हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने जो किया है देश इसके लिए गर्व करता है। आप बहुत कुछ कर पाएंगे। देश सीना तान करके आगे बढ़ेगा, इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।